नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 31 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में किस प्रकार से डेमोक्रेसी तो देखो पहले ही नहीं थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो इवन रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट है। पूरा संविधान का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, तो इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन स्टील से संबंधित डिस्कस करेंगे, इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के बारे में है। देखो, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, थोड़ा अलग है। आमतौर पे देखो इकोनॉमिक सर्वेज में ना डेटा बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में काफी सारी वार्निंग्स भी दी गई हैं और फ्यूचर रोड मैप भी बताया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर बात करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम की। इन्होंने देखो इस बार ना सेंसेशनलिज्म को बिल्कुल साइड में रखा है। मतलब कोई हवा में बातें नहीं, सिर्फ शांत दिमाग से फैक्ट्स इन्होंने रखे हैं और इसे बोलते हैं लेवल हेड एनालिसिस। लेवल हेड एनालिसिस मतलब शांत दिमाग से फैक्ट्स को सामने रखना और सनसनीखेज करके जो कई बार चीजें बताई जाती हैं उस चीज को नहीं करना। इकोनॉमिक सर्वे ना एक टर्म यूज करता है एंटरप्रेन्योरशिप वाला स्टेट। देखो ध्यान से समझना, एक इकोनॉमिस्ट है मरियाना मजुकाटो, उन्होंने इस टर्म को पॉपुलर किया। वैसे देखो आम धारणा ये है कि ना स्टेट का काम ना सिर्फ मार्केट फेलियर फिक्स करना है, कि मार्केट में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो स्टेट का काम होता है वहां पे, जैसे इनइक्वालिटीज मान लो बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसे ठीक करना। आम धारणा तो ये है ना, लेकिन नहीं। ये जो इकोनॉमिस्ट है ना मरियाना मजुकाटो, इन्होंने ये टर्म पॉपुलर की एंटरप्रेन्योरशिप वाला स्टेट। इन्होंने बोला देखो स्टेट को ना रिस्क टेकर बनना है, मतलब सरकार को ना फुर्तीला होना पड़ेगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार के अंदर कि हाँ कोई स्टेप हम लें, फेल हो तो उससे सीखें। आप ना इसरो को सोचिए, इसरो के बारे में आप सोचिए। पहले रॉकेट फेल हुआ लेकिन इसरो वाले रुके नहीं, उन्होंने रिस्क लिया, एक्सपेरिमेंट किया और आखिरकार देखो इवन चंद्रयान एक्सपेरिमेंट जो था वो भी सफल रहा। तो सर्वे ये चाहता है कि पॉलिसी मेकिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए। आप डरो मत, नए आइडियाज ट्राई करो पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि देखो पोस्ट कोविड के बाद ना दुनिया बदल चुकी है और पुराने जो रूल्स हैं अब काम नहीं करेंगे। लेकिन आप नए रूल्स लेकर ही नहीं आओगे इस डर से कि हम फेल ना हो जाएं, तो फिर देखो आप पॉलिसीज में इनोवेशन ला ही नहीं सकोगे। समझ गए? फिर देखो सर्वे ने ना एक डराने वाली भी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने ये बोला 2026 में ना एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 10 से 20% है। अब देखो ये जो क्राइसिस है ना, ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बुरा हो सकता है। आप पूछोगे सर 2008 में क्या हुआ था, इससे भी बुरा क्या होगा? आप समझो 2008 में ना उस समय यूएस में बैंक्स ने ना लोगों को लोन बांटे जो वापस नहीं आए। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, इस चीज को बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। अभी मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। उस समय ना यूएस के बैंक्स ने ना भर भर के लोन बांटे जो वापस नहीं आए, तो उसकी वजह से ना फिर लेमन ब्रदर्स जो थे ना वो डूब गए और पूरी जो दुनिया थी वो रिसेशन में चली गई थी उस समय। तो सर्वे ये कह रहा है कि आज भी जो सिचुएशन है ना काफी ज्यादा डेलिकेट है। मतलब दुनिया ना फ्लक्स में है, दुनिया में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, वार्स चल रही हैं। आप देखो यूक्रेन रशिया का वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अफ्रीका में सूडान में सिविल वार चल रहा है, हौथी रिबल्स यमन में, चलो इजराइल और हमास के बीच में तो रुक गया, लेकिन वार्स चल रहे हैं और महंगाई काफी ज्यादा है दुनिया में। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है, अगर देखो किस्मत अच्छी रही तो हालात जो हैं 2026 में 2025 वाले ही रहेंगे। मतलब अगर किस्मत अच्छी रही तो पिछले साल जो हालात थे ना वैसे ही हालात रहेंगे। मतलब ऑल इज वेल वाला सीन नहीं है, सब चंगा सी वाला सीन नहीं है। लेकिन देखो एक अच्छी न्यूज भी है। गुड न्यूज क्या है?
गुड न्यूज ये है, पूरी दुनिया में चेंज आ रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। मतलब हमारा जो जहाज है वो स्ट्रोंग है, लेकिन समुद्र खतरनाक है। जहां पे हमारा जहाज तैर रहा है ना, वो समुद्र खतरनाक है, बट हमारा जहाज स्टेबल है। तो मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है, बट हमारी इकोनॉमी स्ट्रोंग है। फिर इसके बाद अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मतलब आप देखो, न्यूज में देखते हो, हमने भी डिस्कस किया है, रुपये की जो वैल्यू है गिर रही है डॉलर के मुकाबले में। मतलब रुपये का जो है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। लोग कहते हैं इकोनॉमी खराब है इसलिए रुपये गिर रहा है। सर्वे कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वे कहता है रुपये हमारी वजह से नहीं गिर रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से गिर रहा है। जैसे पैसा जो है इंडिया से बाहर जा रहा है, कहां पे जा रहा है? दो जगह पे जा रहा है। एक तो देखो सेफ हेवन एसेट्स। सेफ हेवन एसेट्स जैसे देखो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। जब लोग देखो डरते हैं ना, तो लोग फिर डॉलर खरीदते हैं, उनको डॉलर पे भरोसा ज्यादा है, तो इसलिए लोग ना इंडिया से पैसा निकाल के सेफ हेवन एसेट्स में लगा रहे हैं, जैसे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स। दूसरा है एआई इंडस्ट्री, ये नया पॉइंट है। राइटर बोलते हैं, यानी सर्वे बोलता है, इन्वेस्टर्स ना अपना पैसा उन कंट्रीज में लगा रहे हैं जहां पे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप है, जैसे यूएस। समझ गए? तो इस वजह से रुपये की जो वैल्यू है वो गिर रही है, इन्वेस्टमेंट हमारे देश से जा रही है। अब रुपये का गिरना ना अच्छी बात नहीं है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती है ना, तो कुछ एक्सपर्ट्स ये आर्गुमेंट देंगे कि इससे एक्सपोर्टर को तो फायदा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंडिया से, रुपये की वैल्यू कम हुई है तो। बल्कि चाइना तो जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू गिराता है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मतलब जैसे हम मोबाइल के जो कंपोनेंट हैं वो पहले इंपोर्ट करते हैं, उनको इंडिया में असेंबल करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए रुपये की वैल्यू गिर गई तो हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। सेम चीज के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में। हमारा इंपोर्ट ही महंगा होगा। फिर जो चीज हम महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं उसे असेंबल करके वापस एक्सपोर्ट करेंगे तो वो चीज तो महंगी एक्सपोर्ट होगी ना, और वो चीज महंगी एक्सपोर्ट होगी तो फिर कौन परचेज करेगा? तो ये वाली दिक्कत है। तो रुपये की वैल्यू गिरने से हमारे देश में ना बहुत ज्यादा महंगाई आती है और एक्सपोर्टर्स को उतना फायदा नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं। फिर नेक्स्ट ये पॉइंट आईआर से संबंधित है। राइटर मतलब इकोनॉमिक सर्वे ना एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है आज भी ना इंडिया सप्लाई चेन्स में ना, आज इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए ना वाइटल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कल को जैसे चाइना अगर यूं बोल देना मैं विभिन्न देशों को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरा सभी देशों के साथ में ट्रेड बंद, कट्टी, मेरी सभी देशों के साथ कट्टी, तो पूरे वर्ल्ड का ना चाइना के बिना काम नहीं चलेगा। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। लेकिन इंडिया ऐसा बोल दे कि मेरा सभी देशों के साथ कट्टी, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, विभिन्न देश बोलेंगे कोई बात नहीं, कट्टी तो कट्टी। क्योंकि देखो इंडिया ऐसी कोई चीज बनाता ही नहीं जो सिर्फ इंडिया के पास में है। इंडिया वो चीज दूसरे देशों को नहीं देगा। मतलब इंडिया कोई चीज ऐसी बनाता ही नहीं है कि जो दूसरे देशों से फाइंड आउट नहीं की जा सकती। इंडिया के अल्टरनेटिव्स हैं बहुत सारे, लेकिन चाइना के अल्टरनेटिव नहीं है। चलो भाई इंडिया को छोड़ो, आप छोटा सा देश है ताइवान, ताइवान का एग्जांपल लो। इतना छोटा देश है ताइवान, चाइना तो कहता है हमारा ही पार्ट है, देश है ही नहीं। लेकिन अगर ताइवान ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना बंद कर दिया तो देखो हमारे फोन्स, कार, लैपटॉप सब बनना बंद हो जाएंगे। तो दुनिया इवन ताइवान को इग्नोर नहीं कर सकती, इंडिया को कर सकती है। तो भाई ये कड़वी सच्चाई है। इंडिया को ना इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ रिजिलियंस से काम नहीं चलेगा। रिजिलियंस मतलब सिर्फ झटका सहने की क्षमता से काम नहीं चलेगा कि कल को चाइना ने हमें सोलर पैनल्स नहीं दिए, कल को चाइना ने हमें चिप्स नहीं दी, तो हमारे पास में अल्टरनेटिव होने चाहिए। वो सब तो ठीक है, आप रिजिलियंस पैदा कर रहे हो, लेकिन भाई खुद भी तो कुछ करो ना। खुद भी तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स में ऐसे बनो कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके। लिंचपिन बनो पूरे वर्ल्ड का कि हाँ भाई इंडिया तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें तो इंडिया में ही मिलेंगी, कहीं और से नहीं मिलेंगी।
फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी लेके आता है सर्वे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिजिकल डेफिसिट है आधा कर दिया है, मतलब अपना जो उधार है वो कम किया है। लेकिन देखो स्टेट्स क्या कर रहे हैं, उनका बल्कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बढ़ा है। ये तो देखो वही सिचुएशन हो गई कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, लेकिन आप घर का राशन और लाइट बिल का खर्चा चलाने के लिए 60,000 रुपये लगा रहे हो, तो 10,000 रुपये तो आपको उधार लेना पड़ेगा ना, सिर्फ खाना खाने के लिए। तो इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब मैंने आम भाषा में बता दिया, टेक्निकल डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, कल बजट आ जाएगा तो टेक्निकल चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। कई बार आर्टिकल जब चल रहा हो ना कंसेप्ट वाला, तो उसमें देखो फिर आम भाषा में बताना ज्यादा सही रहता है, बजाय बिल्कुल बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाते हुए। समझ गए। फिर राइटर बोलते हैं देखो पॉलिटिशियंस को ना फ्रीबीज बांटना छोड़ना पड़ेगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन जीतने से पहले ना अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का वादा कर देती हैं कि इतना तुम्हें फ्री में देंगे, हमें बस इलेक्शन जिता दो। अगर स्टेट्स ने ये बंद ना किया ना तो स्टेट्स तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर लास्ट सेक्शन आता है, लास्ट सेक्शन देखो काफी इंटरेस्टिंग है। सर्वे ने ना कुछ ऐसे इश्यूज उठाए हैं जो जनरली देखो इग्नोर होते हैं। जैसे सबसे पहला इशू है जो सर्वे ने उठाया है, इथेनॉल वर्सेस फूड सिक्योरिटी। इथेनॉल वर्सेस फूड सिक्योरिटी। देखो हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, मतलब पेट्रोल में हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और इथेनॉल किससे बनता है, बहुत सारी चीजों से बनता है, लेकिन मेन है गन्ने से और अनाज से। अगर हम देखो सारा खाना फ्यूल टैंक में डाल देंगे तो देखो इंसान खाएगा क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर इंसान खाएगा क्या, तो फिर ऐसे तो देखो फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन रेज करता है सर्वे। फिर दूसरा क्वेश्चन सर्वे रेज करता है रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट। देखो सोलर एनर्जी ना सुनने में अच्छी लगती है, बढ़िया रिन्यूएबल एनर्जी है, बट देखो इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है, इंटरमिटेंसी, मतलब सूरज रात में नहीं चमकता, आपको पता है। तो हमें ना बैटरी स्टोरेज चाहिए कि दिन में ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा हो और जिसे स्टोर करके रखा जा सके और जो रात में काम आ सके, लेकिन बैटरीज पड़ती हैं महंगी। तो सर्वे ये पूछ रहा है कि वास्तव में सोलर एनर्जी की कॉस्ट कौन भरेगा, इतनी ज्यादा जो बैटरीज की कॉस्ट है उसको कौन भरेगा। फिर तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है फोडर शॉर्टेज वाला। फोडर मतलब चारा, चारा की कमी। इस पॉइंट में सर्वे ये बोलता है अगर देखो पशुओं के लिए चारा ही नहीं होगा ना तो फिर दूध महंगा होगा, तो इसकी वजह से ना डेयरी इंडस्ट्री में क्राइसिस आ सकते हैं। तो ये पॉइंट भी सर्वे ने रेज किया है कि पशुओं के लिए चारा अगर नहीं होगा तो फिर दूध महंगा होगा, चारा महंगा मिलेगा तो फिर दूध महंगा होगा। फिर एक पॉइंट जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कंपल्सिव स्क्रोलिंग वाला, कि एज के हिसाब से सोशल मीडिया पे बैन लगना चाहिए। सोशल मीडिया, ये सर्वे देखो ये बोलता है कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग देखो घंटों रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, इससे ना उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब हो रही है। तो ये अब ना मेंटल इशू से ज्यादा बल्कि एक इकोनॉमिक इशू बन गया है। ये सिर्फ सोशल इशू नहीं रह गया है कि लोग स्क्रॉल करने के लिए मजबूर होते हैं। समझ गए। देखो एक फेमस कोट है जो मैं आपको बताऊं, हर्बर्ट साइमन का कोट है। इन्होंने ये बोला था अगर देखो आपके पास में ना इंफॉर्मेशन की भरमार है ना, इंफॉर्मेशन की, जैसे नेटफ्लिक्स पे इतनी ज्यादा मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, न्यूज भी आजकल इतनी ज्यादा है, मतलब इंफॉर्मेशन की भरमार है, तो इसकी वजह से ना फिर अटेंशन की गरीबी पैदा होती है। इंफॉर्मेशन की वेल्थ है तो अटेंशन की गरीबी पैदा होती है। ये कोट आप यूज कर सकते हो ऐसे में। तो ये देखो हमने इकोनॉमिक सर्वे के मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, आगे भी आते रहेंगे तो पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पाकिस्तान में सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से संबंधित है। पाकिस्तान में किस प्रकार से डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। डेमोक्रेसी तो वहां पे कभी थी ही नहीं, लेकिन
उसका सर्वाइवल अब और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। संविधान का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप कंटेक्स्ट समझो। देखो, पाकिस्तान के इतिहास में ना हमेशा दो ताकतें टकराती रही हैं, एक मिलिट्री या फिर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। ये हमेशा टकराती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। शायद आपने ये सुना नहीं होगा, पनामा पेपर केस। पनामा में जो अकाउंट्स मिले थे बहुत दुनिया के बहुत सारे अमीर लोगों के, तो पनामा पेपर केस में ना इवन नवाज शरीफ के भी कुछ लिंक्ड अकाउंट्स मिले थे और पनामा पेपर केस में ना नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इवन पाकिस्तान में, मतलब ये जुडिशरी ने किया था, पाकिस्तान की जुडिशरी ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था पनामा पेपर केस में। फिर एक और मेमो गेट कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर देखो पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो आमने सामने थी। मेमो गेट कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था, पाकिस्तान की ना सिविलियन गवर्नमेंट ने ये भेजा था यूएस की आर्मी को, यूएस को भेजा था, पता नहीं यूएस की आर्मी को भेजा था, जिसमें ये बोला था पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने, अगर आप हमारी मदद करें ना तो हम पाकिस्तान की मिलिट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेमो भेजा गया था जो लीक हो गया था, बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इस केस में। तो राइटर बोलते हैं इन केसेस में ना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का यूज किया था। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लो स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई हुई, तो क्या पहले वो मॉनिटर के पास जाएंगे या फिर सीधा प्रिंसिपल के पास जाएंगे? अगर देखो मैटर सीरियस है तो वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो उसी प्रकार से देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अपनी इसी पावर का यूज करके ना, अपनी इसी पावर का यूज करके पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो वहां की मिलिट्री और वहां के पॉलिटिशियंस की ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करती है। बट देखो पाकिस्तान की सरकार को ना ये पसंद नहीं आया। उन्हें यह लगा कि कोर्ट जो है वो हमारे रास्ते का ना कांटा बन रही है। तो अब सरकार ने क्या किया, अब सब वहां की सरकार ने ना संविधान ही बदल दिया। पिछले साल ना नवंबर 12 नवंबर 13 को ना, ये देखो पिछले साल नवंबर 12 नवंबर 13 को ना 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ वहां पे। अब इसने ना पूरा गेम पलट दिया। ये अमेंडमेंट आखिरकार है क्या? सरकार ने देखो ये बोला सुप्रीम कोर्ट जी आप साइड में हटिए। मतलब इस अमेंडमेंट में ना उन्होंने एक नई कोर्ट ही बना दी जिसका नाम है एफसीसी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो अमेंडमेंट के बाद में ना अब प्रोविजन ये है, अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझना हो तो आप एफसीसी के पास में जाओ, यानी जो नई कोर्ट बनी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, यानी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, तो आप एफसीसी के पास में जाओ। फंडामेंटल राइट्स का मामला हो तो भी आप एफसीसी के पास में जाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत थी अब देखो वो टूथलेस टाइगर बन गई है। सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस ना अब नई कोर्ट के पास जाएंगे, यानी एफसीसी के पास में जाएंगे। और सुनो, इस एफसीसी के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव यानी सरकार। समझ रहे हो आप? जो प्लेयर है वही अब रेफरी भी चूज करेगा। तो ये तो सीधा सीधा सेपरेशन ऑफ पावर्स का मर्डर है ना। फिर इसके बाद में राइटर ना इसे रूल ऑफ लॉ से लिंक करते हैं। किससे लिंक करते हैं? मैं थोड़ा आगे चलता हूं, एक सेकंड रुको। हाँ, एवी डाइसी का ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है। ब्रिटिश जूरिस्ट थे ये एवी डाइसी। डाइसी ने कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। अब रूल ऑफ लॉ के ना 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला पिलर क्या है? आपने तो पॉलिटी पढ़ी है, याद होगा। पहला पिलर है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर मतलब कोई भी अपनी मर्जी का पालिक नहीं है। मतलब सत्ता में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। दूसरे नंबर पे
रूल ऑफ लॉ में प्रिंसिपल आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। पीएम हो या चपरासी हो, कानून सबके लिए एक है, ये दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर तीसरा प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट्स, यानी कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तभी तो वो इंप्लीमेंट कर पाएंगी चीजों को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉज को। मतलब कोर्ट्स जो है वो पहरेदार हैं राइट्स की, जनता को जो अधिकार मिले हैं ना, उनका पहरेदार कौन है? कोर्ट्स हैं। बल्कि डाइसी ये बोला करते थे, कोर्ट्स जो है वो एक प्रकार से ब्रिज है पावर और लिबर्टी के बीच में। अगर कोई आपकी लिबर्टी छीने, कोई पावरफुल व्यक्ति आपकी लिबर्टी छीने, तो फिर कोर्ट्स बीच में आएंगी। कोर्ट्स लिबर्टी प्रोवाइड करती हैं, पहरेदार हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इस अमेंडमेंट ने तो इस ब्रिज को ही तोड़ दिया है। आपने जुडिशरी की पावर छीन ली, एक अलग से आपने कोर्ट बना दी, वो पॉलिटिकल कोर्ट है क्योंकि आप ही उस कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर रहे हो। तो मतलब आपने ना रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया है, रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल खत्म कर दिया है आपने। फिर ना राइटर थोड़ा सा ना इतिहास में भी जाते हैं, जबरदस्त हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है 17वीं सेंचुरी का, ये रहा। देखो बात ना अर्ली 17वीं सेंचुरी की थी। उस समय ना एक किंग थे, किंग का नाम क्या था? जेम्स वन। जेम्स वन किंग थे। किंग्स जेम्स ने उस समय ये बोला, मैं राजा हूं, मैं भगवान का रूप हूं, मैं खुद कोर्ट में बैठकर फैसला करूंगा। तो उस समय एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था चीफ जस्टिस सर एडवर्ड कोक। कोक ने राजा को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि यूअर मैजेस्टी, आपको ना कानून की नॉलेज नहीं है। राजा भी देखो कानून के नीचे आता है। किंग इज अंडर गॉड एंड द लॉ। ये मोमेंट देखो इतिहास में ना बहुत आइकॉनिक है। तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे सर एडवर्ड कोक, उनकी हिम्मत ने ना ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जुडिशरी जो है वो राजा से यानी एग्जीक्यूटिव से ना इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वहां राजा ने ना अपनी अलग कोर्ट बना ली, एफसीसी, ताकि वो इनडायरेक्टली खुद ही फैसला कर सके। तो मतलब एडवर्ड कोक की जो लिगेसी थी उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है पाकिस्तान में। समझे? अरे बढ़िया आर्टिकल है यार, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। फिर इसके बाद टीचर बोलते हैं ये ना 21st सेंचुरी में ना एक प्रकार से लीगल कू है। लीगल कू कैसे है? देखो पहले जमाने में ना डेमोक्रेसी कैसे मरती थी? मिलिट्री कू से। टैंक सड़कों पे आ जाते थे, पीएम को जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल डेमोक्रेसी कैसे मरती है? आजकल डेमोक्रेसी मरती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आप याद करो 1930s का यूरोप, 1930s का यूरोप आप याद करो। जर्मनी में हिटलर थे, वहां डेमोक्रेसी अचानक खत्म नहीं हुई। जर्मनी में वहां ना लीडर्स ने लॉज पास करके इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया, इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। हिटलर को इतनी सारी जो पावर मिली थी ना, उसके लिए वहां की पार्लियामेंट में कानून पास हुए थे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में। समझ गए? सब कुछ लीगल था लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं था। तो पाकिस्तान में भी यही पैटर्न हो रहा है। संविधान को ना शील्ड की तरह नहीं बल्कि स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटेरियनिज्म। अच्छा, इंडिया को क्यों केयर करनी चाहिए? इंडिया के लिए क्या लेना देना है? आप बोलोगे सर पाकिस्तान का मैटर है तो हमें क्या, भाड़ में जाए पाकिस्तान। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, ये मजे लेने वाली बात नहीं है। इंडिया ना इस पूरे रीजन की ना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इंडिया के लिए लेसन्स हैं। कौन कौन से लेसन हैं? सबसे पहला लेसन है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस मतलब कि सिर्फ संविधान लिखने से देखो कुछ नहीं होता, कोर्ट्स का ना इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हमारे देश में देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, 1973 में आया था केशवानंद भारती केस वाला। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट ना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। पाकिस्तान में ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर वाला, तभी तो पाकिस्तान में संविधान को अमेंड करके एक नई कोर्ट ही बना दी और सरकार उस कोर्ट को कंट्रोल कर रही है। तीसरा, नेबरहुड स्टेबिलिटी। अगर देखो पड़ोस में इंस्टेबिलिटी होगी, संस्थान गिरेंगे,
तो उसका सीधा सीधा असर देखो इंडिया की सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। तो कुल मिला के देखो, पाकिस्तान का ये जो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक वार्निंग बेल है। ये दिखाता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर बढ़ाने के लिए ना जुडिशरी को कमजोर करती है, तो डेमोक्रेसी फिर देखो नाम नाम की रह जाती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस इशू पे, आप भी बताओ। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्रीन स्टील से संबंधित है। ग्रीन स्टील अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। पिछले साल की बात है, ब्राजील के शहर बेलम में जब कोप 30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं मीटिंग हुई थी ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए विभिन्न देश आपस में नेगोशिएट करते हैं इस कन्वेंशन के तहत और हर साल मिलते हैं। तो 30वीं मीटिंग हुई थी इस कन्वेंशन के तहत पिछले साल, जिसे कोप 30 कहा गया, ब्राजील के शहर बेलम में हुई थी। तो इसमें ना डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने ना एक बात बोल दी कि इंडिया अपना जो एनडीसी है वो रिवाइज करेगा, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को रिवाइज करेगा। ये एनडीसी क्या है? ये एक प्रकार से ना होमवर्क है, वॉलंटियर ही होते हैं। मतलब जैसे स्टूडेंट बोलते हैं ना, टीचर स्टूडेंट को होमवर्क ना दे, स्टूडेंट अपने आप से टीचर को बोल दे कि मैं ये होमवर्क करके आऊंगा। तो एनडीसी भी एक प्रकार से ना होमवर्क ही है। विभिन्न देश अपना अपना टारगेट बोलते हैं कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। अब देखो, इंडिया ने बोल दिया, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम अपने जो टारगेट हैं वो रिवाइज करेंगे, मतलब और ज्यादा एम्बिशियस करेंगे। जैसे स्टूडेंट बोल दे कि मैं और ज्यादा होमवर्क करके आऊंगा। राइटर कहते हैं देखो, बोल तो दिया इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, लेकिन करेंगे कैसे? फर्दर एमिशन कम, लाइट बल्ब चेंज करके तो एमिशन अब इंडिया कम कर नहीं सकता। हमें देखो उन सेक्टर्स को पकड़ना होगा जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, और यहीं पे एंट्री होती है स्टील सेक्टर की। स्टील क्यों? देखो वैसे तो स्टील जो है ना मॉडर्न सिविलाइजेशन का ना बैकबोन है, मतलब हमारी बिल्डिंग्स, गाड़ियां, ब्रिजेस, फैक्ट्री सब में स्टील है। और स्टील सेक्टर ना इंडिया की ग्रोथ का भी कॉर्नर स्टोन है, मतलब नींव का पत्थर है। अभी हम 125 मिलियन टन स्टील बनाते हैं और 2050 तक हमें 400 मिलियन टन स्टील चाहिए। कितना? ये देखो, 400 मिलियन टन स्टील हमें चाहिए 2050 तक। सोचो, प्रोडक्शन हमें 3 गुना बढ़ानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टील सेक्टर ना अकेले इंडिया के टोटल कार्बन एमिशन का ना 12% कंट्रीब्यूट करता है, और हमने अगर प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा दिया, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी से, तो आप सोच के देखो पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो डिजास्टर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो यहां पे ना एक टर्म राइटर यूज करते हैं जिसका नाम है कार्बन लोकिन। कार्बन लोकिन, कार्बन लोकिन का क्या मतलब है? आप सोच के देखो, आपने ना आज एक नई डीजल कार खरीद ली, और अब अगले 15 साल आप मजबूर हो डीजल यूज करने के लिए। आप लोकिन हो गए, क्योंकि आपके पास डीजल वाली गाड़ी है, तो आप देखो डीजल यूज करोगे ही। पल पल में गाड़ियां तो चेंज करोगे नहीं, इतने अमीर हम लोग हैं नहीं, मिडिल क्लास के लोग हैं हम सब। तो ना राइटर वार्निंग देते हैं, अगर इंडिया ने आज कोल बेस्ड ब्लास्ट फर्नेस में बिलियंस इन्वेस्ट कर दिए, तो अगले 30-40 सालों तक ना मजबूरी में हमें यही कोल वाले जो ब्लास्ट फर्नेसेस है ना वही यूज करने पड़ेंगे अगले 30-40 सालों के लिए। एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई तो हो गई, फिर हम हाई एमिशन वाली टेक्नोलॉजी में फंस जाएंगे। मतलब फिर हम अगले 30-40 सालों तक यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे जिनसे एमिशन ज्यादा होंगे। तो इसके 2 नुकसान होंगे, एक तो देखो क्लाइमेट गोल्स फेल होंगे, दूसरा हमारा जो स्टील है वो गंदा माना जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। इवन यूरोपियन यूनियन में भी वो स्टील जाएगा तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स वो लगाएंगे। याद है ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? यूरोप वाले अब कहते हैं कि हम सिर्फ वही माल परचेज करेंगे, स्टील एल्यूमिनियम, जो दूसरे देशों में बने हैं और बनाते वक्त कम एमिशन हुए हैं, हम सिर्फ वही परचेज करेंगे। अगर हाई एमिशन वाले हमारे देश में आएंगे स्टील और एल्यूमिनियम, तो उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। तो ये अलग दिक्कत है। फिर राइटर ना थोड़ा सा ना साइंस समझाते हैं, राइटर, मैं आपको बताऊं। राइटर बोलते हैं देखो, जो ट्रेडिशनल स्टील होता है ना, ट्रेडिशनल स्टील जो हम 10वीं की क्लास में पढ़ते थे, उसे डर्टी माना जाता है।
क्योंकि देखो आयरन ओर में ना ऑक्सीजन होता है Fe2O3। आयरन ओर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हटाने के लिए ना हम या तो देखो कोल का यूज करते हैं या कोक का यूज करते हैं, यानी कार्बन यूज करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? C+O2 = CO2। रिजल्ट ढेर सारा जो CO2 है वो देखो हवा में आ जाता है। लेकिन ग्रीन स्टील जो है, ये देखो, अब बात करते हैं ग्रीन स्टील की। ग्रीन स्टील क्या होगा? हम ना Fe2O3 यानी आयरन ओर से ऑक्सीजन हटाने के लिए ना हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे, यानी H2 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? H2O प्लस में O बनेगा H2O, यानी सिर्फ पानी निकलेगा अगर हम ग्रीन स्टील बनाएंगे, और जो पहले CO2 निकल रही थी वो नहीं निकलेगी। मतलब समझ गए? इवन देखो आप ना पुराना जो स्क्रैप है ना, पुराना यूज जो स्टील है ना, उससे भी ग्रीन स्टील बना सकते हो। पुराना लोहा है आपका, मान लो स्क्रैप है, उसको रिसाइकल करके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस में ना आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो तो भी आप ग्रीन स्टील बना सकते हो। समझ गए? फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो दुनिया जो है ना वो क्या कर रही है, बाकी दुनिया भी चुप नहीं बैठी है। चाइना का एग्जांपल लो। चाइना ना अब स्क्रैप बेस्ड स्टील पे फोकस कर रहा है, मतलब रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है चाइना। चाइना ने ग्रीन हाइड्रोजन में ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वो ना चाइना वाले कोल के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है ना वो कम कर रहे हैं। आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले लीजिए। अरे कहाँ गया ये यूरोपियन यूनियन? ये सारे थे यहाँ पे, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, आएंगे अभी। यूरोपियन यूनियन वाले क्या कर रहे हैं? वो तो देखो पिछले 20 सालों से डीकार्बनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। वही तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेके आए। ये ग्रीन टैक्स है जिसके बारे में मैंने बताया ना, दूसरे देश में बना हाई एमिशन वाला जो स्टील है वो अगर यूरोप में जाएगा तो उस पर वो टैक्स लगाएंगे, जिसे उसको नाम देंगे ग्रीन टैक्स। तो क्या इंडिया सो रहा है? अगर बाकी देश बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं तो इंडिया क्या कर रहा है? तो राइटर कहते हैं नहीं, कुछ कुछ तो देखो चीजें हो रही हैं। टाटा स्टील ने हाल ही में क्या किया? टाटा स्टील ने ना ब्लास्ट फर्नेंस में ना हाइड्रोजन इंजेक्ट करने का ना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इवन JSW और JSPL ये कंपनीज भी ना ग्रीन हाइड्रोजन इंटीग्रेशन पे काम कर रही हैं। इवन जो सेल कंपनी है ना, जो PSU है हमारा, वो भी अपने पुराने फर्नेंसिस को मॉडर्नाइज कर रहा है। लेकिन राइटर की चेतावनी ये है कि अभी ना ये सब ना सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए देखो अब ना इन छोटे प्रोजेक्ट से ना बड़े प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं पायलट पायलट बहुत खेल लिए आप, अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। अब बड़े स्केल पे आप चीजों को इंप्लीमेंट करो भाई। चाइना जब कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सरकार ने भी इस पे एक्शन लिया है। सरकार की जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हाँ हमें ग्रीन स्टील बनाना है, सरकार ने ग्रीन स्टील के लिए ना 2023 में एक रोड मैप भी रिलीज किया था। ये देखो ग्रीनिंग स्टील रोड मैप, ये पिछले साल सितंबर में रिलीज किया था, 2023 में नहीं, पिछले साल सितंबर में रिलीज किया था। और फिर सरकार ने ना ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी रिलीज की दिसंबर 2024 में। इंडिया दुनिया का ना पहला ऐसा देश बना जिसने ना ग्रीन स्टील की ना ऑफिशियल डेफिनेशन बनाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। फिर सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया। इवन CCTS यानी 253 स्टील यूनिट्स को टारगेट किया इस स्कीम के अंतर्गत, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत। तो ये सरकार ने जो जो अच्छे काम किए हैं ग्रीन स्टील के लिए वो मैंने आपको बताया। लेकिन लास्ट में ना बैरियर भी बताते हैं राइटर्स कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर देखो हम ग्रीन स्टील बना क्यों नहीं रहे हैं। राइटर बोलते हैं कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं सिग्निफिकेंट लेकिन सोल्वेबल हैं। जैसे सबसे पहले है कॉस्ट। देखो ग्रीन हाइड्रोजन ना बहुत महंगा है और ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई बहुत कम है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड जो ग्रीन बिजली है ना वो कम है। स्टील इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। स्क्रैप मार्केट की बात करें, इंडिया में ना कबाड़ी मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, थोड़ा इनफॉर्मल ढंग से ज्यादा चलता है।
नेचुरल गैस की बात करें, ये ट्रांजिशन फ्यूल है, मतलब बीच का रास्ता है, लेकिन देखो ये महंगा है और इवन कम अवेलेबल है नेचुरल गैस वाला फ्यूल। फिर नेक्स्ट फाइनेंस वाली दिक्कत है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ना सस्ता लोन नहीं मिलता, और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी कम है ग्रीन स्टील से संबंधित। फिर सॉल्यूशन देते हैं राइटर इसके बाद में। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले ना आप कार्बन प्राइसिंग रेजिम स्टैब्लिश करो। यूरोप में ना ग्रीन टेक देखो तब वायबल हुआ जब कार्बन प्राइस ना 90 से लेके $100 पर टन के बीच में पहुंचे। तो इंडिया को भी ना कार्बन पे प्राइस लगाना पड़ेगा, टैक्स या फिर पेनल्टी लगानी पड़ेगी, तब जाके ग्रीन स्टील के लिए विभिन्न कंपनीज ज्यादा सीरियस होंगी। फिर तो कंपनीज मजबूर हो जाएंगी ना क्लीन टेक यूज करने के लिए। उन्हें पता है ज्यादा कार्बन रिलीज किया तो इतना टैक्स लगाना पड़ेगा, 90 से $100 के बीच में टैक्स देना पड़ेगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाओ। एक कंपनी देखो खुद हाइड्रोजन पाइपलाइन या फिर CO2 पाइपलाइन नहीं बिछा सकती, तो सरकार को ग्रीन स्टील हब्स बनाने होंगे जहां पे पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शेयर्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट, आप ना ट्रांजिशन फ्यूल पे भी ध्यान दो। एक सेकेंड, ये यहां पे आ गए हम। हाँ, ट्रांजिशन फ्यूल पे भी ध्यान दो। मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन पे देखो जंप करना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है, तो पहले कोल से आप नेचुरल गैस में शिफ्ट करो और फिर हाइड्रोजन पे आओ। तो सरकार को ना गैस की जो अवेलेबिलिटी है ना वो बढ़ानी होगी। फिर इसके बाद में है सपोर्ट फॉर MSMEs, मतलब बड़ी कंपनीज तो देखो मैनेज कर लेंगी, जैसे टाटा जैसी, JSW जैसी। छोटे प्लेयर्स, छोटी छोटी स्टील यूनिट्स, वो मर जाएंगी बिना सपोर्ट के। तो उनको सरकार फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, और जो कैपिटल कॉस्ट है वो देखो 30 से 50% ज्यादा होती है ग्रीन स्टील की, ग्रीन प्लांट्स की, तो इस पे सरकार उनको मदद करे। तो कंक्लूजन यही है कि ग्रीन स्टील देखो अब ऑप्शनल नहीं है, अब हमें ये अपनाना ही पड़ेगा, बिना इसके तो देखो हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो यही पॉइंट है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ग्रीन स्टील से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।